हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके साथ उपस्थित हूँ और आज हम शांति का जो अध्ययन कर रहे थे उस शांति में उसका अंतिम जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे और वो है समकालीन चुनौतियाँ। शांति के लिए समकालीन चुनौतियाँ। तो ये समकालीन चुनौतियां किनसे हमें मिल रही हैं। तो हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने बहुत सारे विकास के मापदंड तय कर लिए हैं, लेकिन आज भी वो विश्व में शांति स्थापित करने में असफल रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं जो अपनी संप्रभुता को प्रदर्शित करने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत से छोटे राष्ट्रों पर हमला कर देते हैं, है ना। अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे देशों को कब्जे में ले लेते हैं या अपने स्वार्थों के लिए वहाँ के संसाधनों का प्रयोग अपने हित में करने के लिए कर देते हैं। जैसे कि ताज़ा उदाहरण हम देखें तो अमेरिका ने जो इराक और अफगानिस्तान पर किया था वो ऐसी ही कार्रवाई है और सैनिक कार्रवाइयाँ तक की उन्होंने तो वहाँ पर जाकर, और जिसमें बहुत सारे लोगों की जो है जान चली गई। तो ऐसे में हम यहाँ 2 पॉइंट लिखेंगे। पहला तो लिखेंगे कि कौन है चुनौतियाँ। तो पहला है सत्तालोलुप राष्ट्र, है ना, या हम कहें कि धौंस जमाने वाली ताकतें। धौंस जमाने वाली ताकतें, धौंस जमाने वाली ताकतें। और दूसरी चुनौती किससे मिलती है हमें? दूसरी मिलती है आतंकवाद से। आतंकवाद, है ना। तीसरा है नस्लीय या जातीय हिंसा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं। और चौथा हम सांप्रदायिकता को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, है ना। ये कुछ चुनौतियां हैं जिनके वजह से पूरे विश्व में जगह जगह हमें हिंसा देखने। तो धौंस जमाने वाली ताकतों की जब बात आती है तो यहाँ पर हम लिखें कि अफगानिस्तान एवं इराक पर अमेरिका द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, सैनिक कार्रवाई, है ना, ये केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए किया गया था। और ये आक्षेप लगाए थे कि यहाँ पर जो है ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो कि विश्व समुदाय के लिए, मानव समुदाय के लिए हानिकारक है ना। तो ये किया गया। आतंकवाद की हम घटना देखें तो 9/11 जो घटना है ना, अमेरिका पर हमला, है ना, आतंकवादी हमला, आतंकवादी हमला और भारतीय संसद पर हमला, और भी बहुत सारे हैं पर इनको तो हम कम से कम ले ही सकते हैं। 2 ऐसे बड़े घटनाएं घटी थी जो आतंकवाद का बहुत ही घिनौना रूप था और उसमें बहुत सारे लोगों की, निर्दोष लोगों की जानें गई थी, है ना। तो ये आतंकवादी हमला में आतंकवाद किस प्रकार से हिंसा को बढ़ावा देता है। और अगर हम बात करें कहीं ना कहीं जो धौंस जमाने वाली ताकतें हैं वो भी इनको उकसाती हैं कि भाई आप इतना परेशान कर दो कि सामने वाला हथियार उठा ले। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आतंकवाद अच्छा होता है, लेकिन सामने वाले को आप इतना पीड़ित भी ना करें कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना हथियार उठाने पर मजबूर हो जाए। तो ये भी एक कारण है। और आतंकवाद ने वर्तमान में ऐसा रूप ग्रहण कर लिया है, उनके पास इतनी अत्याधुनिक तकनीक वाले हथियार मिलते हैं जो विभिन्न बड़ी बड़ी सेनाओं के पास जो होते हैं वो हथियार उनको उपलब्ध होते हैं। किस प्रकार से, कैसे, ये तो उनको ही पता है। लेकिन जैविक हथियार, रासायनिक हथियार, परमाणु हथियार का तो अभी नहीं पता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो उनके हाथों में हैं। अत्याधुनिक तकनीकी से लैस उनके पास जो हथियार हैं उनसे संपूर्ण मानव जाति को खतरा है कि वो इनका प्रयोग निर्दोष लोगों के जनसंहार में कर सकते हैं, अनावश्यक ही, है ना, जिसका कोई लेना देना नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है ना। एक तो धौंस जमाने वाली ताकत है, दूसरी आतंकवाद, तीसरा है नस्लीय जातीय हिंसा।
इसने भी बहुत ज़्यादा मचा रखा। अगर हम बात करें रवांडा की, जो अफ्रीकी देश था, रवांडा में हुए जनसंहार में लाखों लोगों की जानें गई, लाखों लोगों या कई लोगों की जानें गई। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि रवांडा में, जो दक्षिण अफ्रीका का एक देश है, वहां पर जो हिंसा फैलने वाली थी, वहां पर इनको पता होने के बाद भी, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में वो बात पहुंचने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने तो वहां पर शांति सेना भेजने से, शांति के लिए कार्रवाई करने से मना कर दिया। तो यहाँ पर ये प्रश्न खड़ा होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन ये हिंसा रोकने में क्यों असमर्थ हैं? वो कर सकते हैं, लेकिन क्यों उतनी उचित कार्रवाई वो नहीं करते? तो यहाँ बहुत सारे लोगों की हिंसा हुई जनसंहार के कारण। अगर सांप्रदायिकता की हम बात करें तो यहाँ पर भारत एवं पाकिस्तान की जो समस्या है, भारत पाकिस्तान में यह समस्या आम है। यानी लोग धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते रहते हैं और झगड़े करवाते रहते हैं, तो वो सांप्रदायिकता है। तो ऐसी चीजें जिनका कोई लेना देना नहीं है, अगर लोग इन चीजों में ना पड़े तो विकास की राह पर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चुनौतियां हैं कुछ, धौंस जमाने वाली ताकतें, आतंकवाद है, नस्लीय जाति हिंसा, सांप्रदायिकता, ये सब शांति की राह में बहुत बड़ी चुनौती है वर्तमान में। तो क्या हम ये समझ लें कि शांति जो है वो अब चुक जाने वाला सिद्धांत है, यानी शांति स्थापित हो ही नहीं सकती है? तो ऐसा नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब सोवियत संघ का बहुत सारा वो चल रहा था, शीत युद्ध, तो ऐसे प्रयास किए गए, दोनों में भले ही मतभेद थे दोनों ताकतों में, लेकिन फिर भी ये प्रयास किया गया कि युद्ध ना छिड़े, तीसरा विश्व युद्ध ना छिड़े, क्योंकि इससे अनावश्यक बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं और जानमाल की नुकसानी होती है। तो उस समय ये प्रदर्शन किया गया कि प्रयास किए गए, कभी दोनों राष्ट्रों की तरफ से, दोनों ताकतों की तरफ से भी, कभी तीसरे पक्ष द्वारा भी, जैसे गुणनिरपेक्ष आंदोलन द्वारा या अन्य जो संस्थाएं उनके द्वारा भी मध्यस्थता करके शांति की स्थापना के लिए युद्ध को टालने का प्रयास किया गया। और 1991 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और एक ही ताकत बची, तो अब परमाणु जो हथियार है, परमाणु युद्ध की जो आशंका थी वो कहीं ना कहीं समाप्त हुई है। हालांकि पूरी तरह नहीं, लेकिन फिर भी जो खतरा मंडराता रहता था, पूरे 50 साल तक चलता रहा वो, 40-45 साल, तो उस पर थोड़ा सा विराम लगा। उसके अलावा जापान और कोस्टारिका जैसे ऐसे देश हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये निर्णय लिया कि वो कोई भी सैन्य क्षमता अपनी विकसित नहीं करेंगे, कोई सैनिक ताकत इकट्ठी नहीं करेंगे, और वो बढ़िया विकास के राह पर, आप देखो कितने सारे उत्पाद, जो जापानी उत्पाद इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने ज़्यादा उन्होंने तरक्की की है, तो उन्होंने भी विकास किया है। इसके साथ साथ 6 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर परमाणु हथियारों के प्रबंध पर उन्होंने पाबंदी लगा दी है। दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र हैं, वो कैरिबियन क्षेत्र हैं, है ना। कुछ और भी क्षेत्र हैं, जैसे कि अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया है, अफ्रीका है, प्रशांत क्षेत्रों, मंगोलिया जैसे क्षेत्र जो हैं, वहाँ पर अब ऐसी पाबंदियां लगा दी हैं, परमाणु हथियारों का प्रसार नहीं होगा वहाँ पर, है ना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्यवाहियां हैं जो की जा रही है, लोगों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जिनको शांति आंदोलन कहा जाता है। उनके माध्यम से भी शांति के लिए प्रेरणा स्रोत बनाए गए हैं। और बहुत सारे लोग, जैसे पत्रकार हैं, NGO वाले हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, कुछ धर्म गुरु हैं, ये सब उनमें शामिल होकर उनको बढ़ावा दे रहे हैं। लेखक हैं, पत्रकार हैं, कलाकार लोग हैं, इनके माध्यम से संदेश के द्वारा शांति को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसे शांति आंदोलन का नाम दिया जाए, इसमें सभी लोग जुड़ रहे हैं। तो ये प्रयास ऐसे हैं जिसके माध्यम से, और अगर हम बात करें तो वर्तमान में बहुत कम लोग हैं जो हिंसा में पड़ने वाले हैं। कुछ स्वार्थी ताकतें होती हैं, उनको छोड़ के बाकी सब अब जो है ऐसे कार्यों में लगे कि विकास की राह पर आगे बढ़े, हिंसा और उसको जन्म ना दें। तो इसके साथ ही ये अध्याय यही समाप्त होता है। अगला अध्याय, यानी मुझे लगा था 9 चैप्टर है, 10 चैप्टर है टोटल अभी, और 10वां विकास है। अभी 3 नए जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्षता, शांति और विकास, ये 3 नए अध्याय जोड़े गए थे। इससे पहले जो सिलेबस था उसमें ये 3 चीजें नहीं थी, नाम अलग अलग थे पर पूरा सिलेबस लगभग था पुरानी किताब में भी, पर ये नए जोड़े गए 3 चैप्टर। और कल हम
या जब भी अपना नया वीडियो जो लेकर आएंगे उसमें अध्याय 10 यानी विकास की बात करेंगे, और उसके साथ ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और हम प्रश्नोत्तर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको तो 12वीं में भी काम आएगा, उसमें भी पढ़ना है, जिससे जो भी नई जो वीडियो डलती है तो नोटिफिकेशन डलेगा। कई बार महत्वपूर्ण जो चर्चाएं अभी हमें करनी है या परीक्षा के ऊपर, वो भी मैं करूँगी, और उसमें तो सभी बच्चों को एक साथ वो बनाऊँगी वीडियो, या लाइव भी आ सकते हैं, क्योंकि वो जो प्रबंधन के टिप्स हैं परीक्षा प्रबंधन के, वो सभी के लिए बराबर से लाभदायी है। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।